किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो पौधा है अचानक से मुरझा जाएगा और मुरझा कर वो सूख जाता है, या पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली नज़र आने लगती हैं, पीली पड़ने लगती हैं और बाद में पत्तियां ड्रॉप होती हैं और पूरा पौधा हमारा सूख जाता है अचानक से। तो देखिए, इसके पीछे का जो कारण होता है वो होता है फ्यूजेरियम विल्ट। तो फ्यूजेरियम विल्ट के कारण ये समस्या आती है। ये जो फ्यूजेरियम विल्ट है, हमारी जो फसलें हैं जैसे टमाटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका अटैक देखने को मिलता है, मिर्च के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है। उसके साथ साथ जो कुकर बीट्स क्रॉप होती हैं जैसे कि तरबूजे की फसल के अंदर काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है, खरबूजे के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा समस्या आपको देखने को मिल सकती है, या खीरे के अंदर देखने को मिल सकती है, और जो हमारा लौकी है उसके अंदर देखने को मिल सकती है। अन्य जो कुकर बीट्स क्रॉप होती हैं उनके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है। तो आज की इस वीडियो में हम फ्यूजेरियम विल्ट के बारे में समझेंगे कि ये कैसे आता है और इसके आने के लिए कौन सा इसका फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है, कौन से वातावरण में किस टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा अटैक करता है, ये आ गया है तो कौन कौन सी सावधानी रखें, कैसे इसको कंट्रोल करें, कैसे इसकी पहचान करें, कौन से बेस्ट फंजीसाइड हैं इसकी रोकथाम के लिए। और हम आपको कुछ अपने अनुभव के आधार पर एक ऐसी टेक्निक की मैं बताऊंगा कि जिसको से आप जो ये डिजीज है इसको इमीडिएट, इसका जो सिवियरिटी है उसको आप कम कर सकते हैं, इसकी गंभीरता को कम कर सकते हैं। तो वो भी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, यदि हम बात करें फ्यूजेरियम विल्ट के आने का जो कारण होता है वो एक फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम नामक फंगस होती है। तो इस फंगस की वजह से ये हमारे फसलों में जो डिजीज है वो देखने को मिलता है, फ्यूजेरियम विल्ट। देखिए, ये जो फंगस है एक बार आपके खेत के अंदर लग गई, ये जो फ्यूजेरियम विल्ट है एक बार आपके खेत के अंदर आ गया तो ये सालों तक जो फंगस है फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम, जो इसका पैथोजन होता है, वो सालों तक आपके खेत के अंदर जीवित रह सकती है। उसके बाद आप जब भी क्रॉप लगाएंगे और इसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट बनेगा तो ये आपकी फसलों के अंदर अटैक कर देता है। तो ये बहुत लंबे समय तक हमारे खेतों के अंदर जो मिट्टी है उसमें जीवित रहती है, जो फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम नामक फंगस होती है। देखिए, ये अटैक कैसे करती है, इसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट कैसा है, पहले हम ये भी समझते हैं। देखिए, जब हमारी सॉइल के अंदर ज़्यादा हम जलभराव कर देते हैं, या हैवी रेन हो गई उसकी वजह से ज़्यादा पानी भर गया, या हमने इरिगेट ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा मॉइस्चर हम अपनी सॉइल में रखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में, हाई मॉइस्चर में, तो ये जो फंगस है, जो फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम नामक फंगस है, ये काफ़ी ज़्यादा अटैक करती है। ये उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। उसके साथ साथ जो इसके अनुकूल टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर होता है इस जो फंगस है उसके फेवरेबल होता है। तो इसमें ये बहुत तेज़ी से अटैक करती है हमारे प्लांट पे। तो ये इसके लिए एनवायरनमेंट होता है। हालांकि ये जो हमारा हाई टेम्परेचर होता है 35 तक या उससे ऊपर का टेम्परेचर होता है, उसमें भी ये फंगस की जो समस्या है वो हमें खेतों में देखने को मिल सकती है, लेकिन उसमें सिम्टम्स अलग चेंज हो जाते हैं। वो आगे बात करेंगे कब कैसा सिम्टम्स होता है। तो ये इस तरीके से हमारी पौधे पर अटैक करती है। तो इसके लिए अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो ये बहुत तेज़ी से फैलती है। यदि हम मॉइस्चर को कंट्रोल कर ले तो ये फंगस अपने आप कंट्रोल हो जाती है। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी पौधा हमारा एकदम से मुरझा रहा है या वो पीला पड़ के एकदम से सूख रहा है तो समझ जाइए कि ज़्यादा पानी की वजह से है और पानी को हमें कम करना चाहिए, यानी कि जो इरिगेशन है उसका मैनेजमेंट हमारा अच्छा होना चाहिए। तो इस जो फंगस का अटैक है उतना ज़्यादा हमें देखने को ही नहीं मिलेगा। अब देखिए, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, यदि मान लीजिए अभी टेम्परेचर जैसा अभी चल रहा है कि 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो टेम्परेचर है वो है, और आपने ज़्यादा पानी दे दिया या हैवी रेन हो गई उसकी वजह से पानी भर गया आपके खेत के अंदर, तो ये फंगस क्या करती है, हमारे वो उसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में फंगस पनप करके और हमारे जो पौधे की जड़ है उसमें अटैक कर देती है। पौधे का जो मेन स्टेम होता है उसमें जो जाइलम होता है उसको ब्लॉक कर देती है, यानी कि वेस्कुलर सिस्टम को जो फंगस है वो गला देती है, और उसके साथ साथ जड़ों को भी ये गला देती है, जिसकी वजह से जो पौधा है वो पानी को, न्यूट्रिशन को अपटेक नहीं कर पाता है और पौधा एकदम विल्ट का सिम्टम शो करता है। जब वो एकदम ब्लॉक हो जाता है तो पौधा ना पानी ले पाता है ना पोषक तत्व ले पाता है, जिसकी वजह से पौधा एकदम से आपको मुरझाया हुआ दिखेगा। पौधे की जो निचली पत्तियां हैं वो एकदम से मुरझा जाती हैं जब ये डिजीज का अटैक होता है। तो आप समझ जाइए कि इसमें फ्यूजेरियम विल्ट का अटैक है। तो ये जो विल्ट का जो सिम्टम शो होता है वो होता है 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है उस कंडीशन में।
यदि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो पौधा है एकदम से नहीं मुरझाता है, क्योंकि जो फंगस है वो धीरे धीरे अटैक करती है, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर होता है तो वो उसके फेवरेबल उतना नहीं होता है। तो जब हम पानी ज़्यादा देते हैं, मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, तो फिर जो फंगस है वो धीरे धीरे हमारी जो फसलों की रूट्स होती हैं, मेन स्टेम होता है, उसको धीरे धीरे उस पर अटैक करती है और धीरे धीरे उसको गलाना शुरू करती है, जिससे पौधे को धीरे धीरे पानी और न्यूट्रिशन मिलना कम हो जाता है, जिससे पौधा धीरे धीरे पीला होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में पौधा एकदम मुरझाता नहीं है। पौधे की जो पत्तियां वो देखेंगे पीली पड़ने लगेंगी और बाद में वो झड़ जाएंगे और फिर धीरे धीरे पूरा पौधा हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये कंडीशन बनती है। लेकिन जैसे ही आपको पौधा पीला दिखाई दे या पौधा एकदम से मुरझाया हुआ दिखाई दे, तो पौधे की रूट को आप निकाल लें, उसको जड़ से निकाल लें और उसको पौधे का जो मेन स्टेम है उसको बीच से फाड़ कर आप देखेंगे तो उसमें ब्राउन कलर का वो गला हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो फंगस है उसको अंदर से गला देती है। या इसका जो अटैक है वो सीवियर कंडीशन में पहुंचता है तो आप देखेंगे कि जो रूट्स हैं पौधे की, जड़ हैं, वो भी आपको गली हुई ब्राउन कलर की नजर आएंगी। तो इस तरीके से अटैक करता है। ऐसे आपको इसको पहचान करनी है कि आप उसको जड़ से निकालें और उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो आप कर सकते हैं। तो देखिए, जब ये जो फंगस है फ्यूजेरियम विल्ट जो डिजीज है, यदि आप इसका अटैक आपकी फसल में हो चुका है, आपने इसकी पहचान भी कर ली है, तो आपको सबसे पहले तो जो पानी का मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए कि पानी आप एकदम खेत के अंदर ना भरें। आपको क्या करना है, देखिए इसके पानी देने की जो सही मेथड है, स्पेशली वेजिटेबल क्रॉप में, सब्जी वर्गीय फसलों के अंदर, वो वापसा कंडीशन होनी चाहिए कि एक तरफ हम पानी दें और एक तरफ हमारा ड्राई रहे। तो वापसा कंडीशन बनी रहनी चाहिए, जिससे जड़ों में अच्छे से जो एरेशन है वो होता रहे। हमें एकदम पूरे खेत में हमें पानी नहीं भरना चाहिए। जो वेजिटेबल क्रॉप है वो हमें स्पेशली बेड़ों पर ही लगानी चाहिए। तो जब हम बेड़ों पर लगाते हैं तो हम साइड में पानी देते हैं तो बेड़ ऊपर से ड्राई रहता है, तो जिससे उसमें वापसा कंडीशन बनी रहती है। तो ये जो रोग है उसके आने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। जो वेजिटेबल क्रॉप है उनकी बात कर रहा हूँ। यदि आप सीरियल क्रॉप लगाते हो उनमें ये रोग आता ही नहीं है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन सब्जी वर्गीय फसलों में जो डिजीज है, ये विल्ट की समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है। तो उसमें हमें ऐसा करना चाहिए कि बेड बनाकर ही लगाएं, जिससे जो पानी है हम साइड में दें। तो पानी ज़्यादा ना होने से फिर जब एरेशन अच्छा रहता है तो जो डिजीज है वो उसके आने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। विल्ट आने की जो समस्या है वो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन रेन हो जाती है तो फिर वो हमारे हाथ में नहीं होती है। मान लीजिए हैवी रेन हो गई, उसी वजह से फिर समस्या आ रही है, या फिर मान लीजिए आप ज़्यादा इरिगेट कर दिया है आपने, तो उसकी वजह से जो विल्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको इमीडिएट, मान लीजिए हैवी रेन हो गई, वर्षा हो गई और थोड़ा सा पानी जैसे ही सूखा, मिट्टी का हल्का सा ड्राई हुआ, तो आप इमीडिएट उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जैसे कि यूरिया आप डाल दीजिए उस खेत के अंदर, फसल में जैसा यूरिया आप देते हैं क्रॉप में उस तरीके से आप डाल देंगे। तो आप जो यूरिया है वो जो रोग है, रोग की जो सिवियरिटी है उसको कम कर देता है, रोग की गंभीरता को कम कर देता है, तो उसको कुछ हद तक कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो आप इमीडिएट यूरिया आप छिड़काव कर सकते हैं, तो उससे जो विल्ट की समस्या है थोड़ी आपको कम देखने को मिलेगी। और फिर जैसे ही मिट्टी आपकी ड्राई हो, क्योंकि मिट्टी ड्राई होने पर ही हम कोई फंजीसाइड दे सकते हैं, उससे पहले कोई आप फंजीसाइड देंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो जैसे ही मिट्टी आपकी ड्राई हो तो फिर आपको फंजीसाइड का ड्रेंच करना होता है। देखिए, इसमें कोई भी फंजीसाइड आप यदि स्प्रे में देंगे तो कोई भी काम नहीं करेगा। विल्ट डिजीज में हमेशा हमें ड्रेंच ही करना होता है। और आप हमेशा ध्यान रखें कि जिस पौधे में विल्ट आ चुका है वो पौधा पूरा डैमेज हो चुका है, अब उसको हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, पूरा पौधा सूख गया है, तो उसको जड़ से उखाड़ लें और खेत से बाहर निकाल दें। उसके बाद आप अपनी फसलों के अंदर ड्रिंच दें। ड्रिंच के लिए जो फ्यूजेरियम विल्ट में जो सबसे अच्छा फंजीसाइड काम करता है, एक आता है रिडोमिल गोल्ड के नाम से, जिसमें मैनकोजेब प्लस मेटालैक्सिल दो टेक्निकल होते हैं। मेटालैक्सिल जो होता है इसके अंदर सिस्टेमिक होता है, मैनकोजेब होता है कॉन्टैक्ट होता है। तो आप इसका ड्रिंच दें पौधे की जड़ों में। जैसे ही मिट्टी ड्राई हो जाए तो जब ही दें, गीली मिट्टी में ये काम नहीं करेगा, तो मिट्टी ड्राई होने का फिर इंतजार करें। और जड़ों में आप 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रिडोमिल गोल्ड मिलाएंगे आप टैंक में 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और उसको ड्रिंच कर देंगे। तो जो ये डिजीज है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करता है। उसके साथ साथ एक साफ आता है, साफ फंजीसाइड पे काफ़ी बेस्ट रहता है। तो उसमें जो होता है कार्बेंडाजिम होता है प्लस मैनकोजेब होता है। उसमें कार्बेंडाजिम सिस्टेमिक होता है, मैनकोजेब जो होता है वो कॉन्टैक्ट
एक्शन उसके अंदर होता है। तो आप सांप का भी 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ड्रिंच करेंगे तो वो भी अच्छे से जो फ्यूजियरम विल्ट है उसको कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ एक और फंजीसाइड आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50%, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, अच्छा काम करता है। तो उसकी भी आप 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप ड्रिंच कर देंगे उसका भी, तो वो भी जो फ्यूजियरम विल्ट है उसको अच्छे से कंट्रोल करता है। और देखिए जो आप ड्रिंच करें यदि पॉसिबल हो तो 1 वीक के अंतर से 2 ड्रिंच दे दें, तो आप देखेंगे इसको आप काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। और उसके बाद जो पानी का मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए कि आप ज़्यादा पानी खेत के अंदर बिल्कुल भी ना भरें, जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा हमारी सॉइल के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप डिजीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, आपकी क्रॉप फिर हेल्दी होगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।